हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। आज हम लोग जो एडुटेरिया सीरीज देख रहे हैं पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए, उसका सेट नंबर 8 देखेंगे। इससे पहले 1 to 7 सेट एक प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है। इसका PDF विथ सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट, अब हम लोग सेट देखते हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षित यानी रिजर्व सीटों की संख्या कितना है? तो सीटों की संख्या कितना है? 40। टोटल सीट कितना है विधानसभा में? 243। कितना है? 243। इसमें से विधानसभा में कितना है? 75। विधानसभा में भोग कितना सकता है? तो 1/18 यानी 243 का 1/18 यानी 81, ये मैक्सिमम हो सकता है कितना? 75। इसी का पार्ट जो फ्रेंड्स इस जो 40 सीट है यानी इसमें दो पार्ट में है। एक जो SC कैटेगरी है उसके लिए 38 सीटें हैं 38, और जो ST कैटेगरी है उसके लिए 2 सीटें रिजर्व है। वही लोकसभा सीट की बात की जाए तो कितना है? SC के लिए 6, ST के लिए आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? कौन करता है? ऑप्शन के अनुसार राज्यपाल। कौन करता है? कनेक्ट अगेन सून। राज्यपाल। अब देखिए, एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इससे रिलेटेड एक न्यूज आया है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसने एक कमेटी के मतलब जो चुनाव आयोग के जो सदस्य है उसके नियुक्ति के लिए कमेटी गठन किया है। उस कमेटी में 3 सदस्य होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा PM और तीसरा अपोजिशन के लीडर। कौन सा लीडर? जो लोकसभा का होता है वो। ये लेटेस्ट है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में अगर फ्रेंड्स जो अटॉर्नी जनरल होता है यानी महान्यायवादी 76 आर्टिकल जिसका उल्लेख किया गया है वो भी प्रसाद पर्यंत ही होता है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि भारत की संसद निम्न में से किनसे मिलकर बना है या बनता है? तो भारत की संसद है 2 से मिलकर बनता है। किससे? 2 से। किससे? एक सदन, दूसरा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। सदन में 2 पार्ट, कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा है क्या? बिल्कुल है। राज्यसभा है यानी 2 सदन, एक सदन में लोकसभा राज्यसभा आ गया, और तीसरा राष्ट्रपति। ऑप्शन C ABC। चूंकि इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन में गलती से दे सदन, तो इस बात को ध्यान रखना है सदन में तो लोकसभा राज्यसभा भी होगा, देन राष्ट्रपति है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल जी थे। ऑप्शन C। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो माइनॉरिटी है ना, अल्पसंख्यक, कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी है, वैसे ट्रिक के लिए कि ये जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है, इस तरह कुछ ट्रिक बना लीजिए। नेहरू जी कौन थे? संघ से संबंधित थे। वही जो उप समिति था इसी का FR का यानी मूल अधिकार का उप समिति, इसका अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, उप समिति का। और एक और उप समिति था माइनॉरिटी से रिलेटेड, अल्पसंख्यक से रिलेटेड, उसका थे SC मुखर्जी साहब, जबकि राजेंद्र बाबू थे, चूंकि चेयरमैन थे राजेंद्र बाबू। तो ये नियम और संचालन से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अध्यक्ष होता है वो नियम बनाएगा, फिर संचालन के तरीके बताएंगे, इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन D। इसका कार्यकाल कब से कब रहता है? 1785 से 93 के आसपास। 2 बार आता है इंडिया में, एक बार आता है 1805 में आता है, और यहाँ इसका डेथ हो जाता है। अच्छा, सवाल है क्यों कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस ने ही, एक तो कॉर्नवालिस कोड लाया था, और परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी जो बंदोबस्ती था वो भी यही लाया। उसके अलावा इसको इसलिए कहा जाता है तो ये किया क्या है? 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण किया। क्या? तो ये आया जब, तो जो अभी जो DM है, ठीक है, जो पुलिस थाना व्यवस्था है, थाना व्यवस्था ये इसी का देन है। उसके अलावा जब ये आता है तो ये देखता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पावर है, यानी DM के पास पहले था बहुत सारा पावर, आज भी है। तो इसने क्या किया? जो जुडिशरी डिपार्टमेंट है यानी न्याय व्यवस्था और रेवेन्यू यानी राजस्व व्यवस्था, ये दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद कोड लाया, थाना को लाया, इस तरह से कई चीज़ें को इसने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए इसे
क्या कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक। अब इसमें डलहौजी है, इसका कार्यकाल 1848 से 56 है। इसने काफ़ी आक्रामक व्यक्ति था, जैसे कि पंजाब को हड़प लेता है, अवध को, उसके अलावा डाक तार, रेल, कई चीज़ें लाया है। विलियम बेंटिक ये भारत के जो गवर्नर जनरल बनता है, ऑकलैंड, इसके समय भी कई चीज़ें आता है। नेक्स्ट, महलबारी भू राजस्व व्यवस्था। कौन सा? महलबारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? यह जो लागू किया गया था वो हॉल्ट मैकेंजी, यानी ऑप्शन सी हॉल्ट मैकेंजी। और मुनरो कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था संबंधी। मुनरो किससे था? रैयतवाड़ी से। कर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट पहले लागू कहाँ हुआ था? बंगाल में 93 में, 1793 में, फिर बिहार में भी साथ ही साथ हो गया था। पहले ये हुआ था, स्टार्टिंग में आया था 10 वर्ष, लेकिन बाद में इसको पूरा कर दिया था। अब जो ये जो व्यवस्था लागू कहाँ हुआ था? ये व्यवस्था लागू हुआ था 1800, कब हुआ था? 1819 में। कब? 1819 में। किस इलाके में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और महलबारी व्यवस्था ये था, सॉरी, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, इसका संबंध किससे था? तो मुनरो था। और ये पंजाब, सॉरी, जो बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसका जो पूर्वी इलाका था, यानी कुछ इलाका में इसने लागू किया था। और यही क्वेश्चन शायद CDPO या 68 प्रीलिम्स में BPSC में पूछा गया था। बौद्ध संगीति, सॉरी, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? किस संगीति के दौरान किया गया? तो तृतीया हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। सवाल है, पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के समय। तीसरा तो पाटलिपुत्रा। चौथा कनिष्क, कहाँ? 78 AD, कुंडलवन, कश्मीर। नेक्स्ट, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था? तो किस युद्ध के पश्चात किया था? तो खानवा के युद्ध जो 1527 में हुआ था। कब? 1527 में गाजी की उपाधि धारण किया था। हालांकि बाबर खुद को बादशाह भी घोषित करता है और कलंदर भी कहता है, क्योंकि ये अफगानिस्तान से आया था। उसके अलावा पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल। हालांकि कहीं 21 और कहीं 20 अप्रैल देता है, लेकिन बहुत सारे आयोग में जो आंसर दिया है 21, इसलिए 21 अप्रैल आपको मानना है। ठीक है, 1526 में। उसके बाद चंदेरी और घाघरा, ये भी हुआ था 28 में, घाघरा का युद्ध। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की? ऐसे तो बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन आपको याद रखना, ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। किसने? ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने सिक्के जारी किया फ्री होके, और इसको मान्यता भी मिला था। 2 तरह का सिक्का था, टंका एंड जीतल। ठीक है, उसके बाद बलबन लौ और रक्त नीति अपनाता है। कुतुबी नैबक कुतुब मीनार का निर्माण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी, ये काफ़ी खिलजी वंश का सबसे क्या रहता है? प्रतापी शासक रहता है। नेक्स्ट, इसने और इल्तुतमिश क्या कहता है? तुर्के ए चहलगामी, ये क्या था? 40 सदस्य एक दल था जो रजिया का हत्या के कारण भी बनता है, जिसको बलबन ने सबको क्या किया? निपटा दिया। निपटा दिया मतलब ये टेक्निकल टर्म ठीक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि बलबन ने सबको निपटा दिया। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ध्यान से पढ़ना है, अरब सागर में नहीं गिरती है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो आप बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल क्या करना है ना, जैसे ही कोई ज्योग्राफिकल टर्म आए, आपको पटाख सबर क्या करना है? मैप बना लेना है। अब क्या करा है? गंगा वैली। एक्चुअली ये क्वेश्चन 68 में शायद या CDPO में पूछा गया था। ये कर्नाटक के आसपास आती है और इधर इस तरह से इधर आके मिल जाती है, यानी ये नदी तो होगा नहीं। साबरमती ये गुजरात में, ये आप जान रहे हैं कि इधर गिरता है। पेरियार केरल का, ये भी अरब सागर में गिरता है। बचा गोदावरी, तो गोदावरी जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से चल के। और इसकी लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है। इसमें पानी सब दिन रहता है। उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे जुआरी, मंडवी नदी, तापी नदी, नर्मदा यहाँ पर है, ये नर्मदा। फिर तापी बीच में, सतपुरा है, ऊपर विंध्य का पर्वत है जो बिहार तक फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है मालवा का पठार है। उसके अलावा पेरियार देख ही चुके हैं, भरत पूजा। उसके अलावा कई और नदियाँ जो गिरती है, महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट,
क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है वो है माही। कौन है? माही। ठीक है, ये माही है कहाँ पे? तो पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी का पार्ट है, पौंडीचेरी का पार्ट है। और पौंडीचेरी कितने स्टेट में फैला हुआ है? 3 में। कौन कौन? तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। तमिलनाडु, केरल एंड रुकिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, सॉरी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका नहीं, आंध्र प्रदेश में ये 4 जिला है और एक जिला माही है, कराईकल माही, इस तरह से है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है? फ्रेंड्स, कौन बनाती है नहीं, कौन नहीं बनाती है 3 देशों के साथ? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैप में कि 3 देश जो संभावना है जहां सीमा बनाने का। तो आपको एक अच्छे से मैप बनाना इंडिया का, छोटा सा इस तरह से, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? अब देखिए 3 कौन कौन है यहाँ पे जानना। एक पश्चिम बंगाल है, कह रहा है कौन कौन है। तो पहले आपको देखने मैप में ये देखिए, ये नेपाल है, ये छोटा सा जो है ये भूटान है, ये सिक्किम है। अब देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, ये किससे लगता है? इधर भूटान, यहाँ पर चूंकि अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला पार्ट है, इधर भूटान से टच कर गया, ठीक है, थोड़ा सा भूटान से टच किया, फिर चीन से टच कर रहा है, और इधर म्यांमार है। ऑप्शन ये खत्म। फिर सिक्किम, सिक्किम भी 3 ट्रांजैक्शन पॉइंट पर। पश्चिम बंगाल किसे टच करता है? पश्चिम बंगाल ये पार्ट है, किसे किसे टच करता है? तो एक तो नेपाल, चूंकि नेपाल यहाँ पूरा टच करता है, उसके बाद भूटान ऊपर मिल जाता है, और नीचे बांग्लादेश। तो ऑप्शन क्या है? मिजोरम, यानी यहाँ देखिए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चूंकि मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड तब मणिपुर। वैसे भी याद रख सकते हैं कि नाग सांप जो है उसके पास मणि रहता है, इसलिए नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो जो प्रति चक्रवात है इसकी विशेषता है कि स्वच्छ आसमान हो जाता है। एक्चुअली होता क्यों है? इस तरह से देखिए, जो ये जो है प्रति चक्रवात, जो इसका जो सेंटर है ना, सेंटर पे हाई प्रेशर होता है और इस तरह से रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर रहता है। और जैसे ही जो हवाओं का चक्रीय प्रभाव की वजह से केंद्र में उच्च दाब बनता है, तो ऊपर हवा क्या होने लगता है? अवलित होने लगता है। तो उसकी वजह से ये आसमान जो है स्वच्छ हो जाता है, मौसम स्वच्छ हो जाता है। और अब देखिए, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि दिशा कैसे होता है। तो जैसे नॉर्थ में जो बनेगा और साउथ में, आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ का दिशा है और साउथ का दिशा है, नॉर्थ में आपको एन लिख देना है, एन, और एन को क्या करना है? एन को ऐसे लिख दिए, यानी इस तरह से दिख रहा है, ऊपर से बना दिए एरो, यानी ये एंटी क्लॉक हो गया। साउथ को लिखें, साउथ को भी क्या इस तरह से एरो बना दिए, ये क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉक। इस तरह से आप दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो जो सबसे प्रचलित माप है वो क्या है? ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी मार्केट में क्या किस तरह से चीजें मिल रहा है। अब मुद्रास्फीति, स्फीति मतलब क्या होता है? फैलाव, यानी ऐसे टेक्निकल टर्म समझे तो उसका वैल्यू को क्या हो जाता है? वैल्यू डिक्रीज होना, यानी मुद्रास्फीति क्या होता है? रुपया का वैल्यू घट जाता है। अब सिंपल सी बात है, आज जैसे मान लेते रुपया, 1 रुपया आप 10 सामान खरीदेते हैं और 1 रुपया का वैल्यू घट जाएगा, तो 10 रुपया में आप क्या कर सकते हैं? 5 सामान खरीदिएगा। अब मुद्रास्फीति होता किस कारण से? इसका 3 मुख्य कारण है। एक तो डिमांड, क्या डिमांड कम जाना, सॉरी डिमांड बढ़ जाना, कम नहीं जाना, बल्कि डिमांड क्या होना? बढ़ जाना, डिमांड का बढ़ जाना एक कारण है। दूसरा कारण है सप्लाई क्या रुक जाना, यानी आपूर्ति रुक जाना। तीसरा क्या है कि जो इनपुट्स मटेरियल, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाना, कॉस्ट लागत क्या हो जाना? बढ़ जाना। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? जो प्रथम था वो हेरोड डॉबरे मॉडल पे था। कब से कब था? 51 से 56, 1951 से 56 तक था। और इसमें मुख्य जो फोकस किस पे था? जो मुख्य फोकस था वो एग्री प्रोडक्ट पे, चूंकि एग्रीकल्चर ही भारत का एकमात्र विकसित उस समय कारण था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो जो सम्मानित किया गया है वो ऑप्शन बी, सिंथिया रोसेनजविंग को। किसको? सिंथिया रोसेनजविंग को किया गया है। ये देता कौन है पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, कौन देता है? ये क्या क्या था, मतलब किस बात के लिए इसको सम्मानित किया गया सिंथिया को? तो ये जलवायु अनुसंधान जो नासा का है उस पर रिसर्च किया कि जलवायु परिवर्तन से जो फूड यानी जो एग्री उत्पादक है, एग्री प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर उत्पाद है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए मिला। और ये कहा गया है कि 2030 तक, मतलब लेटेस्ट बता रहे हैं कि 2030 तक हो सकता है उत्पादकता में 5% से 10% तक गिरावट आ सकता है जो खाद्य प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, पुरुषों की विश्व कप हॉकी 2023 की विजेता कौन है? विजेता कौन है? जर्मनी। किसको हरा के जीता? बेल्जियम को। हुआ कहाँ था? भारत में। कहाँ में? कलिंगा स्टेडियम। कहाँ पर है? तो उड़ीसा। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। हाल ही में किसे सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है? तो सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, किसे बनाया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ऑप्शन ए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट, ऐसे शुक्ला जी को कहाँ बनाया गया है? शुक्ला जी को हिमाचल प्रदेश। और शुक्ला वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुक्खू। शुक्ला जी, सुक्खू, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस देश की बालिकाओं एवं महिलाओं को 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया है? तो अफगानिस्तान के लिए। और आप लोग जान ही रहे हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। और बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन है? शेख हसीना। जुल्फवाल। देखिए, ये जुल्फवाली कहने का मतलब मेरा सीधा सीधी है, आपके दिमाग पे स्ट्राइक करे और चीज़ें आपको याद हो। अब इसमें क्या है, तो ये जो कार्यक्रम है यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक जो बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, मतलब जारी किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। दूसरा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको ये जारी करता है, उसके लिस्ट। अब देखिए, मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम है। टोटल इंडिया में कितना बायोस्फीयर है? 18 है, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने मान्यता दे रखा है। जिसमें से सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश का, और जो सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश वाला, और सबसे बड़ा जो है कहाँ का है? तो मन्नार की खाड़ी नीचे है, जहाँ पर डुगोंग संरक्षण का प्रोग्राम चल रहा है। और सबसे छोटा है रेणुका। सबसे छोटा कौन है? रेणुका। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो है बंगाल का खाड़ी वाला सुंदरबन, ये 4 चीज़ के लिए फेमस है। किसके लिए? 4 चीज़ के लिए। एक तो वेटलैंड है सबसे बड़ा, उसके अलावा ये जो टाइगर रिजर्व है बंगाल, इस तरह से कई चीज़ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश। कौन है? आर दिनेश। नेक्स्ट, चश्मे के लेंस किस प्रकार के कांच से बनाए जाते हैं? जो चश्मा के जो लेंस होता है वो क्रूक्स कांच। कौन? क्रूक्स कांच का होता है। अब देखिए, लेंस जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है, एक तो उत्तम लेंस, उत्तल, और दूसरा अवतल। ठीक है, जैसे दूरदृष्टि। देखिए, दूर में कितना शब्द? 2 शब्द। और अवतल लेंस में 4 शब्द। ठीक है, और एक निकट। दूरदृष्टि है, छोटा शब्द है, 3 शब्द। इसके लिए, इसको निवारण के लिए उत्तल लेंस, जो कि 2 शब्द है, अवतल में 4 है और निकट में 3 है। यानी छोटा बड़ा के साथ कोरिलेट करके इस तरह से ट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन निम्न में से सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है? आप देखिए, सही नहीं है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आपको क्या पढ़ना है? कौन सा गलत है, कौन सा क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ये बात तो सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि हम लोग पिछले सेट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। कम हो जाता है क्या? जी नहीं। अब एक ऐसे भी आर्द्रता, एक ड्राई एयर है। ड्राई क्या है? ड्राई एयर है। ड्राई एयर में एकदम सूखा हुआ है। इसमें जैसे ही पानी, इसमें आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं याद करने के लिए, जस्ट फॉर ट्रिक याद करने के लिए, इसको मान लीजिए गीला हो गया, यानी पहले गैस था, अब लिक्विड हो रहा है। तो साउंड हम लोग जानते ही हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या होता है कि जैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा सॉलिड उसमें ज़्यादा होता है, तो ड्राई में ज़्यादा होगा, इसलिए वो गलत है। नेक्स्ट क्या है इसमें? आयाम तथा आवृत्ति परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। यस। नेक्स्ट क्या है? प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने हेतु जो युक्ति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर है, क्या करता है? ये चेंज करता है। अब देखिए, इन्वर्टर जान ही रहे हैं,
ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ये जो वोल्टेज अप एंड डाउन करता है। इसका बेस्ट उदाहरण आपको कहाँ मिल जाएगा, जब टीवी चलाते होंगे पहले इन्वर्टर में एक तरह से ट्रांसफार्मर ही रहता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ये क्या है देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लाइपेज। लाइपेज किससे है, देखिए यानी लाइपेज है इस वसा को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, विघटित करता है। तो आप देखिए 1 का 4 देखिएगा तो ऑप्शन 3 खत्म। यह इस ट्रिक को आपको अपनाना, यूपीएससी में कम से कम इस ट्रिक से 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, इसका आप देखिए एमाइलेज है। दूसरा एमाइलेज देखिए, ऑप्शन सी देखिए, तो सी का आंसर क्या है, ए। सी का होगा ए। आप देखिए यानी एमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, होता है ना माउथ में टाइलिन एंड एमाइलेज सेक्रेशन होता है, तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। अब देखिए सी का क्या है, ए। ऑप्शन जैसे सी का ए देखिएगा तो बाकी तीनों ऑप्शन कट जाता है, 100% आंसर क्या आ जाएगा, ए। इस तरह से आपको बाकी ऑप्शन बता, ट्रिप्सिन मतलब प्रोटीन को ट्रिप्सिन हो जाता है, जबकि इरिप्सिन जो है ये क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य का संबंध किस स्टेट से है, तो मुखौटा का संबंध किससे है, अरुणाचल प्रदेश से, यानी ऑप्शन ए। उड़ीसा का उड़िया जान ही रहे, पश्चिम बंगाल के भी आप लोग जान ही रहे। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स ये जो अब मैथ एंड रीजनिंग का सेट है, तो इसको मैंने टेलीग्राम में इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी PDF भी डाल दिया गया, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन बचा उसको हम लोग देख लेते हैं। मानव उपयोगकर्ता, ह्यूमन यूजर्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी इंटरफेस क्या है, यानी मानव यूजर यानी उपयोग जो कर रहे हैं और बीच में कौन सा काम करता है, बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों को क्या करता है, कनेक्टेड रखता है। नेक्स्ट, मॉडेम जान ही रहे हैं, मेमोरी कार्ड, स्क्रीन। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU यानी ऑप्शन सी कहा जाता है। CPU का 3 पार्ट है, CPU इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट। कौन कौन होता है, एक तो होता है पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी और तीसरा होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मेमोरी भी 2 तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है। FDD या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, ये पहले आसानी से दिखता था, यूज जो होता था, लेकिन मेमोरी कार्ड छोटा होने की वजह से इसकी संख्या आजकल कम हो गया है। RAM किस प्रकार की स्टोरेज है, यानी रैम है किस प्रकार के स्टोरेज है, तो ये प्राइमरी स्टोरेज है। 2 तरह का स्टोरेज होता है, यानी CPU का 3 पार्ट, CPU उसका 3 पार्ट, एक पार्ट हुआ मेमोरी का 2 पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये जो रैम है ये किस तरह का है, तो प्राइमरी है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस प्रकार का, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होता है। किस तरह की मेमोरी होता है, ये वोलेटाइल एक्चुअली वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। जो सेकेंडरी होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल एक्चुअली वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर। ठीक है, तो अगर ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाए कि वोलेटाइल का मतलब होता क्या है, तो आपको प्राइमरी मेमोरी या रैम के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जबकि रोम जो है, रोम क्या होता है, जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी रीड ओनली मेमोरी। क्या करते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, केवल उसमें क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, जैसे हटाएं बात खत्म। अब कह रहे हैं 100 निबल्स कितने बाइट्स के बराबर होता है। फ्रेंड्स ये तो आंसर होगा 400। आपको सिंपल ट्रिक कर सकते हैं कि एक निवाला, इस निबल को आप मान लीजिए निवाला, यानी जो खाते हैं निवाला, एक निवाला का मतलब 4 बिट मतलब याद कर खा सकते हैं कि 4 मतलब छोटे छोटे टुकड़े खाएं तो एक निवाला के बराबर, एक निवाला में हुआ 4 बिट 4 टुकड़ा खाता है। मतलब ट्रिक के लिए देख सकते हैं, यानी एक निवाला बराबर कितना हो गया 4 बिट, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 400 बिट्स। नेक्स्ट, पहली बार बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया था। जो बार कोड प्रणाली है वो विकसित किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड
जोसेफ वुडलैंड, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ये कब किया था? 1952, 1952 में, 1952 में किया था बारकोड का उपयोग। जबकि ब्लूटूथ की बात करें, जो एक यानी जाप हटरसन, जो जाप हटरसन है, ऑप्शन बी सी, ये क्या किया था? तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था या बनाया था। वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी VGA क्या है? रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया था? IBM एक्चुअल है क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फुल फॉर्म क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड जनरेशन यानी दूसरी जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था? जो दूसरी जनरेशन कंप्यूटर है वो आधारित था ट्रांजिस्टर पर, ऑप्शन ए। सवाल है फर्स्ट किस पे था? फर्स्ट था वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए ये पूछा जाता है कि कब कब ये जनरेशन आया। सबसे पहले जनरेशन आया 1940 में, 1940 में पहला जनरेशन आया। और कब तक रहा? 52 तक। कितना साल डिफरेंस हुआ? 12 साल। दूसरा कब आया? दूसरा जाता है 1952 से 1964 तक, यहाँ भी 12 साल का डिफरेंस रहा। और तीसरा कब आता है? 64 से 71 तक, 64 से 71 तक, यानी इंदिरा गांधी जब राष्ट्रीय आपातकाल की कोशिश कर रही थी उस समय की ये बात है। और चौथा पचमा तो 71 के बाद से चौथा पचमा चल ही रहा है। जो सेकेंड जनरेशन था ये इस पे था, फर्स्ट जनरेशन इस पे था, थर्ड जनरेशन किस पे था? थर्ड जो था वो लॉन्ग इंटीग्रेटेड चिप था। फोर्थ किस पे था? तो फोर्थ जान ही रहे हैं कि अभी जो ऑप्टिकल, ये फिफ्थ ऑप्टिकल फाइबर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। जबकि फोर्थ जो है फ्रेंड्स, फोर्थ जो है LIC यानी लॉन्ग इंटीग्रेटेड सर्किट है। जबकि थर्ड वाला और सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर और थर्ड वाला IC, ओनली IC, थर्ड वाला IC है। फिफ्थ जो है ये ऑप्टिकल फाइबर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल जिसको जरूरत है उसको शेयर कीजिए, अन्यथा शेयर ना करें। MS वर्ड में 2010 में नया डॉक्यूमेंट्स के लिए किस कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड में जो शॉर्टकट है उसको यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं? तो नया के लिए Ctrl+N, यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं, N यानी न्यू। ओके, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी की हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हेल्प के लिए F1 यानी हेल्प प्रथम, हेल्प फर्स्ट, इस तरह से कुछ ट्रिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।